Good morning everyone. Today, good morning, good afternoon, good evening everyone. Today we are going to start up with a new concept and with a new chapter. This is known as double entry system और I can say इसमें हम लोग 3 गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग को डिस्कस करेंगे. बेसिकली जो अब आप आगे जितना भी पढ़ेंगे जर्नल एंट्री, लेजर, हर एक चीज़ का बेसिक डिस्कस करेंगे. आज हम जानेंगे डबल एंट्री सिस्टम होता क्या है और अकाउंट्स में कौन से 3 ऐसे रूल्स हैं जिसका इस्तेमाल थ्रू आउट द अकाउंटिंग होता है और ये आपको पता होना बहुत ज़रूरी है. ठीक है. नाउ व्हाट डू वी मीन बाय डबल एंट्री सिस्टम? ये जो बोर्ड पर लिखा है जस्ट इग्नोर इट फॉर अ व्हाइल. तो जो आपका डबल एंट्री सिस्टम होता है उसका मतलब क्या होता है? क्या डबल एंट्री का मतलब ये होता है कि आप एक ही एंट्री को 2 बार कर रहे हैं, या उसका मतलब ये होता है कि 2 अकाउंट्स अफेक्ट करेंगे? 2 मिनट के लिए सोचें कि इसका मतलब क्या होता है. इसका मतलब होता है कि आपने कोई भी एंट्री की, उसको हम उसके जो इफेक्ट आएगा वो कम से कम 2 अकाउंट्स को रिफ्लेक्ट में मतलब अफेक्ट करेगा. अभी हमने पहले जैसे अकाउंटिंग इक्वेशंस की थी, तो जब हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशंस पास करते थे तो हम लोग क्या देखते थे कि अगर फॉर एग्जांपल आपने फर्नीचर परचेज किया तो 10,000 रुपीज से, तो फर्नीचर का जो अमाउंट होगा वो आप बढ़ा देंगे और जो कैश का अमाउंट होगा वो आप घटा देंगे. तो एक तरीके से 2 अकाउंट्स हमारे इफेक्ट हो रहे हैं. इसी को कहते हो आप डबल एंट्री सिस्टम, यानी कि एक ऐसी एंट्री या फिर कोई एक ऐसी ट्रांजैक्शन जिसकी वजह से 2 अकाउंट्स इफेक्ट हो, उसको कहते हैं हम डबल एंट्री सिस्टम. पूरी की पूरी अकाउंटिंग, चाहे वो इंडियन अकाउंटिंग है, चाहे वो आपकी अमेरिकन अकाउंटिंग है, या वो आपकी ग्लोबल अकाउंटिंग है, हर किसी में डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो किया जाता है. आप अपनी रोज की लाइफ से क्यों नहीं देख लें, अगर आप बैंक से पेमेंट करते हैं तो आपके अकाउंट से बैलेंस कम हो जाता है, वहीं जिसको आपने पेमेंट की होती है उसके बैंक का बैलेंस बढ़ जाता है. तो इसमें 2 बैंक अकाउंट्स अफेक्ट हो रहे हैं. या आपने किसी ई-कॉमर्स वेबसाइट से शॉपिंग की तो भी आपका बैंक बैलेंस कम हो गया और उनका बैंक बैलेंस बढ़ गया. और दूसरी, आपके पास गुड्स आ गए, मतलब आपके घर में जो भी आपने मंगाया वो चीज़ ऐड हो गई, वहीं जिसके स्टोर से वो चीज़ निकल करके आई है वहां पर वो एक क्वांटिटी कम हो गई. तो हर एक चीज जो भी अकाउंट्स में हम लोग यूज करते हैं उसके डबल इफेक्ट्स होते हैं. सो दिस इज समथिंग नोन एज डबल एंट्री सिस्टम. ठीक है, इसको आपको लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट कीप इन माइंड कि डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है. और इसको अकाउंटिंग इक्वेशंस जो इससे पहले हमने जो आज काम कर रहे हैं, इससे पहले अकाउंटिंग इक्वेशंस के हमने 3 सेशंस बनाए हैं. यू कैन गो एंड व्यू देम. उसमें सारी चीजें डिस्कस की हैं, बेसिक से लेकर के न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करते हैं, वहाँ पे 3 वीडियोस में हर चीज की गई है. उसके अलावा आपको अपने एंड से अपनी जो भी किताब आपके पास है उससे बस प्रैक्टिस करनी है, कॉन्सेप्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. ठीक है. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स. जब आप ये चीज समझ लेंगे कि हमारे अकाउंट्स को हम किस तरीके से क्लासीफाई करते हैं, आपको जर्नल एंट्री पास करना बहुत आसान हो जाएगा. और जर्नल एंट्री जो होती है वो बेसिक चीज होती है, इतनी बेसिक होती है कि अगर आप जर्नल एंट्री नहीं पास कर सकते तो आप अकाउंट में कुछ भी नहीं कर पाएंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे, ना 11th ना 12th ना आगे प्रोफेशनल फ्रंट पे, कहीं पर भी नहीं. आपको अगर आप कहीं पे आगे जाकर के अटक भी जाते हैं, पर अगर आपको जर्नल एंट्री पास करनी आती है तो आप कुछ भी सॉल्व कर सकते हैं. तो बिना टाइम वेस्ट करे हम लोग स्टार्ट करते हैं. जब आप लोग अकाउंट्स के बारे में पढ़ोगे, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, तो हम 2 तरीके से उन्हें क्लासीफाई करते हैं, पर्सनल अकाउंट and another is impersonal account. कुछ भी नहीं लिखे, केवल समझे, बाद में I give you time to draw this down. ठीक है. जो हमारे impersonal accounts होते हैं they are further classified into 2 categories, real account and nominal account. Alright. अब हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे पर्सनल अकाउंट से. नाम ही से क्लियर होना चाहिए कि पर्सनल मतलब जो मुझसे डील करती है. हम कहते हैं यार मेरा पर्सनल मैटर है, प्लीज डोंट इंटरफेयर. So the things which are going to deal with any individual, any firm, any company or any institution will be classified as personal account. नहीं समझ में आया, थोड़ा टेक्निकल हो गया भाई, डेफिनेशन हो गई. एक एक एग्जांपल लेते हैं और समझते चलते हैं. अगर आप किसी से बात करें, जैसे अगर आपने किसी इंसान से कुछ खरीदा, जैसे you bought 10,000 goods from श्याम, तो श्याम कौन है? इंडिविजुअल. तो शाम का अकाउंट क्या होगा? इंडिविजुअल अकाउंट है. ठीक है. अगर आपने सपोज कोई डायमंड रिंग खरीदी है, इयररिंग खरीदी है, यू आर बाइंग इट फ्रॉम टाटा कंपनी, तनिष्क से आप लेकर के आते हैं. अब तनिष्क क्या है? वो एक कंपनी का नाम है. तो यहाँ पर एक कंपनी आ गई
कि अगर आपने इंडिविजुअल से खरीदी, एक नॉर्मल इंसान से, आपने किसी कंपनी से खरीदी, तो भी वो पर्सनल अकाउंट है। फर्म, अब बहुत सारी अकाउंटिंग फर्म्स होती हैं जो कि फर्म और कंपनी में डिफरेंस होता है कि इनकी लायबिलिटीज के हिसाब से, इनकी शेयर होल्डिंग पैटर्न के हिसाब से, नंबर ऑफ मेंबर्स जो वर्क करते हैं, उससे आपका फर्म और कंपनी में डिफरेंस आता है। ठीक है, जैसे अब XYZ फर्म से मेरे को अपना अकाउंट से कुछ काम कराना है, तो आप किसी लीगल पर्सन से काम करा रहे हैं, इसीलिए वो पर्सनल है। फर्म, इंस्टीट्यूशन, जैसे कोई NGO है तो वो इंस्टीट्यूशन है। आपने बैंक से ट्रांजैक्शन की, जी हाँ, बैंक ट्रांजैक्शंस भी पर्सनल इन नेचर होते हैं क्योंकि बैंक इज एन इंस्टीट्यूशन। ऑलराइट, तो कोई भी वो ट्रांजैक्शन जो इन्वॉल्व करेगी किसी भी इंडिविजुअल को, किसी भी फर्म को, किसी भी कंपनी को, किसी भी इंस्टीट्यूशन को, तो वो पर्सनल ट्रांजैक्शंस होंगी। ये तो अकाउंट्स की चीज हो गई। इनकी लीगल बैकिंग भी होती है। ये हमारे लॉ के टर्म्स में लीगल पर्सन होते हैं, इनकी खुद की एक सेपरेट एंटिटी होती है। जब आपने बेसिक प्रिंसिपल्स किए होंगे तब आपको पता चला होगा कि कंपनी और मालिक दो अलग अलग आइडेंटिटी हैं, फर्म और मालिक दो अलग अलग आइडेंटिटी होते हैं। सिमिलरली इंस्टीट्यूशन भी और मालिक अलग अलग आइडेंटिटी होते हैं। जो प्रिंसिपल होता है अकाउंटिंग, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, दैट कम्स इनटू प्ले। ठीक है, hence personal account is any account which deals with an individual, firm, company or an institution. अगर आप पर्सनल अकाउंट की बात करेंगे तो जो उसका गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग है वो है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। यानी कि जिसको कोई चीज मिलेगी उसके पास वो चीज जा रही है, वो रिसीवर है तो उसका अकाउंट डेबिट होगा, जबकि जो चीज बाहर जा रही है वो हमारी क्रेडिट होगी। यहाँ पर एग्जाम्पल है, इसको हम बाद में सॉल्व करेंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का मतलब होता है कोई भी एक ऐसी चीज जिसकी कोई मॉनेटरी वैल्यू हो। मॉनेटरी वैल्यू होना बहुत जरूरी है और कंपनी उस चीज को ओन करती हो। दैट इज समथिंग नोन एज रियल अकाउंट। नाउ फॉर एग्जाम्पल गुडविल। ठीक है, गुडविल का मतलब होता है कि किसी कंपनी की मार्केट रेपुटेशन क्या है। गुडविल की भी अपनी वैल्यू होती है। आप बोलते हैं ना कि जैसे आपको बर्गर खाना है तो पीपल इधर गो टू मैकडॉनल्ड्स और दे गो टू बर्गर किंग। क्यों हमेशा बर्गर स्ट्राइक करते हैं? क्यों ये दो चीजें स्ट्राइक करती हैं? क्योंकि इनके मार्केट में वैल्यू है, इनकी गुडविल है और इस वैल्यू की भी कीमत लगाई जाती है। तभी तो आप फ्रेंचाइजी लेते हो, रॉयल्टी पे करते हो। तो जो गुडविल है उसी की वजह से तो लेते हो। आप क्या बोलते हो भाई, ब्रांड नेम है, नाइकी की टी शर्ट है, प्यूमा के आप पजामे जो लोअर होते हैं वो पहनते हैं। सो देयर इज सम ब्रांड नेम और उस ब्रांड की वैल्यू होती है मॉनेटरी टर्म्स में। ठीक है, और वो कंपनी की ओनरशिप है। अब ऐसा तो है नहीं एडिडास का ट्रेडमार्क नाइकी यूज कर लेगा। नो, दैट इज बीन ओन्ड बाय द कंपनी। ट्रेडमार्क्स, पेटेंट वगैरह सब वो लोग करा के रखते हैं। ठीक है, अच्छा, अब क्या कोई ऐसा भी एग्जाम्पल होगा जो कंपनी ओन तो करती है पर उनकी मॉनेटरी टर्म्स की वैल्यू नहीं है? यस, जैसे आपकी कंपनी में मैनेजर काम करता है, एम्प्लॉयज काम करते हैं, सो दे आर लॉयल टू द कंपनी। वो बहुत ट्रस्टवर्दी होते हैं, बहुत ऑनेस्ट होते हैं। तो उनकी क्या ऑनेस्टी आप मॉनेटरी टर्म्स में वैल्यू कर सकते हैं? नो। कैन यू से ये तो 1 लाख रुपए का ऑनेस्ट इंसान है, ये 1 रुपए का भी ऑनेस्ट है, फर्जी इंसान है। डोंट डू दिस टू योर एम्प्लॉयज। So there is no monetary value to the honesty, to the integrity, to the loyalty of the employees which are working in your company. Plus, but they own this loyalty, integrity and faith and alliance to the company. That is owned, but it does not have any monetary value. तो real account में आप वही चीजें लेंगे जिनकी monetary value भी होती है और कंपनी उसकी ownership भी होती है। Example, जैसे फर्नीचर है, कंपनी में आप बता सकते हैं 10 लाख रुपए का फर्नीचर पड़ा हुआ है, क्या कंपनी को बिलोंग करता है? जी हाँ, बिल्कुल हमारी कंपनी को बिलोंग करता है। ट्रेडमार्क है, मॉनेटरी वैल्यू है? जी हाँ है, हमारी गुडविल से और जो हमने पैसे पे किए हैं अपने आप को रजिस्टर कराने में आप निकलवा सकते हैं मॉनेटरी वैल्यू, एंड दैट इज सोलली ओन्ड बाय द कंपनी। वही ना कि BMW का ट्रेडमार्क मर्सिडीज थोड़ी लगा लेगी। ठीक है, इट इज कंपनीज ओनरशिप। नाउ इसका जो आपका रूल है वो क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। दैट इज व्हाट इज कमिंग इन विल बी डेबिटेड एंड व्हाट इज गोइंग आउट विल बी क्रेडिटेड।
सिमिलरली पर्सनल अकाउंट का भी यही था, डेबिट द रिसीवर, व्हाट इज कमिंग इन इज डेबिट एंड व्हाट इज गोइंग आउट क्रेडिट द गिवर. ऑलराइट, नाउ लास्ट बट नॉट लीस्ट इज द नॉमिनल अकाउंट. नॉमिनल, अब देखो आपने देख लिया कि इंडिविजुअल के साथ ट्रांजैक्शन हो गई, चलो ठीक है. क्या यहाँ पे आपने सैलरी वगैरह इंक्लूड किया? नो. यहाँ पे आपने देख लिया कंपनी की मॉनेटरी टर्म्स हैं, कंपनी की एसेट्स हैं, ओनरशिप है. ऑलराइट, अब कंपनी अगर कुछ कमा रही है, सेल्स कर रही है, कंपनी अगर लॉस में जा रही है, कंपनी अगर प्रॉफिट कर रही है, कंपनी अगर कोई एक्सपेंस कर रही है, तो उसे कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? नॉमिनल अकाउंट. कोई भी प्रॉफिट हो, गेन हो, कोई भी लॉस हो, एक्सपेंस हो, इनकम हो, वो सब हमारा नॉमिनल अकाउंट का होता है. फॉर एग्जाम्पल, जो एक्सपेंसेस क्या होता है और लॉसेस क्या होता है पहले तो ये समझिए. जो कंपनी बार बार करती है, या दैट इज द थिंग्स विच आर रेकरिंग इन नेचर, डन ऑन मंथली बेसिस, क्वार्टरली बेसिस और डेली बेसिस, वो हमारे एक्सपेंसेस होते हैं जो रनिंग में कंपनी को चलाने के लिए किए जाते हैं. और लॉस क्या होता है? नुकसान. सबको पता है 40 की चीज थी, 50 में बेचनी थी, 30 में बेचनी पड़ गई, नॉर्मल लॉस हो गया. एक्सपेंसेस, सैलरी दे रहे हो आप, दैट इज आपको हर बार सैलरी पे करनी पड़ेगी, हर महीने सैलरी पे करनी होगी. ऐसा तो नहीं है एक साल की सैलरी एडवांस में पे कर दी, दैट डज नॉट हैपन. या पूरी की पूरी सैलरी एक साल बाद पे करेंगे, अगेन दैट डज नॉट हैपन. तो जो आप डेली बेसिस पे करते हैं वो आपके एक्सपेंसेस होते हैं. अब इनकम का मतलब क्या होता है? इनकम का मतलब होता है जिस चीज में कंपनी डील करती है, जो बिजनेस करती है, उससे उसको बिकने से जो प्रॉफिट होता है या जो रेवेन्यू जनरेट होता है, नॉट प्रॉफिट, जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो कंपनी की इनकम होती है. जैसे आपका गाड़ियों का सेल परचेज का बिजनेस है, तो गाड़ियों को खरीदना और गाड़ियों को बेचने के बाद जो रेवेन्यू जनरेट होगा वो आपकी इनकम है. हो सकता है उसी दौरान जब आप गाड़ियों का सेल ट्रेड कर रहे थे, सेल परचेज कर रहे थे, आपने किसी का रियल एस्टेट का कोई चीज किराए पर चढ़ा दी हो, तो वो आपकी इनकम नहीं होगी, वो आपका गेन होगा, क्योंकि वो आपका रेगुलर बिजनेस नहीं है. आपका रेगुलर बिजनेस आपकी इनकम बताता है. जो कभी कभी होता है वो तो गेन में चला जाता है, कि सपोज आपने किसी कंपनी में शेयर्स में पैसे लगाए हैं, आपको ईयरली बेसिस पर डिविडेंड मिलता है, तो जो डिविडेंड जनरेट हो रहा है, दिस इज योर गेन, दिस इज नॉट योर इनकम, दिस इज नॉट रेकरिंग इन नेचर. शेयर्स में पैसा लगा करके इन्वेस्ट करना आपका सोल बिजनेस नहीं है. यहाँ पे आप गाड़ी के बिजनेस में सेल परचेज करें, हो सकता है आपका मेन बिजनेस ही ये हो कि आप लोग शेयर में पैसा लगाते हैं, तो जब आपको तब डिविडेंड मिलेगा या सेल परचेज करेंगे तो आपकी इनकम होगी. ठीक है. नॉमिनल अकाउंट का जो थर्ड अकाउंटिंग हमारा प्रिंसिपल है वो है डेबिट द ऑल लॉसेज एंड एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट द ऑल इनकम्स एंड गेन्स. ठीक है, ध्यान रखना है. डेबिट द ऑल लॉसेज एंड एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट द ऑल इनकम्स एंड गेन्स. अगर आपने अकाउंटिंग इक्वेशन वाला वीडियो देखा है तो वहां पे हमने ये सारे कॉन्सेप्ट्स, जितने भी अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं, जाने अनजाने हमने इनको इस्तेमाल किया था. अकाउंटिंग इक्वेशंस की एंट्रीज पास की थी और पूरे के पूरे क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे. ठीक है. पर्सनल अकाउंट जहां पे कोई इंडिविजुअल, कंपनी, फर्म इन्वॉल्व हो रही है. रियल अकाउंट कोई भी ऐसी चीज जो हमारी कंपनी की मॉनेटरी टर्म्स में वैल्यू कर सकते हैं, प्लस कंपनी उसे ओनरशिप ओन करती है. नॉमिनल अकाउंट को भी प्रॉफिट हो रहा है, गेन हो रहा है, एक्सपेंस हो रही है, इनकम हो रही है कंपनी की, दैट इज नॉमिनल अकाउंट. पर्सनल अकाउंट का फर्स्ट गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर. जो हमारे रियल अकाउंट है, सेकंड गोल्डन अकाउंटिंग प्रिंसिपल, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. And last but not least, the third golden principle of accounting of nominal account is debit the losses and expenses and credit the all incomes and gains. ठीक है. अब नीचे जो जर्नल एंट्रीज हैं इनको हम पास करेंगे इन कॉन्सेप्ट्स को इस्तेमाल करके, ताकि प्रैक्टिकल यूज आ जाए. नाउ इट इज रिटर्न राम पेड कैश ₹10,000 टू रोहन. अब राम है और रोहन है, ये इंडिविजुअल के नाम है, तो ये हमारे पर्सनल अकाउंट से डील करेगा. ठीक है. अब कैश है, अब कैश किस में जाएगा? क्या कैश पर्सनल अकाउंट में जाएगा, नॉमिनल अकाउंट में जाएगा या रियल अकाउंट में जाएगा? जब कैश है, क्या कैश आपका खर्चा है? क्या कैश आपकी इनकम है? नो, आपकी एसेट है, तो नॉमिनल अकाउंट तो कैंसिल हो गया. क्या आप बता सकते हैं
कि इस कैश का क्या नाम है। कैश को क्या आप मोहन बोल सकते हैं, रोहन बोल सकते हैं, कंपनी का नाम दे सकते हैं? नो, कैश मीन्स कैश। इसको आप कोई नामकरण थोड़ी करेंगे। बचा तो पर्सनल अकाउंट भी नहीं है, बचा क्या? रियल अकाउंट। तो जो कैश होता है वो हमारा रियल अकाउंट होता है। व्हाई इट इज रियल अकाउंट, ये जानना भी जरूरी है। कैश की कोई मॉनेटरी वैल्यू है, आप बता रहे हैं हाँ 10,000 रुपए कैश, फर्स्ट कंडीशन इज सेटिस्फाइड। प्लस जो ये कैश है इट इज ओन्ड बाय राम, यानी कि इंडिविजुअल, इसको आप एज्यूम कर लो कि 2 मिनट की एक कंपनी है। सेकंड कंडीशन इज आल्सो सेटिस्फाइड, सो इट इज अ रियल अकाउंट, इट इज सेटिस्फाइंग बोथ द कंडीशंस, दैट इज इट हैज अ मॉनेटरी वैल्यू and it is owned by a company or individual or a firm or an institution, and hence cash is a real account. ठीक है, अब राम ने पे करे हैं 10,000 रुपए रोहन को। ठीक, अब सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपको रोहन लिखना है या राम लिखना है। जिसने पे किया है कोई मतलब नहीं है, जिसको पेमेंट हुई है उसके नाम से मतलब है, क्योंकि रोहन तो राम का क्रेडिटर था ना। अब अगर आपको क्रेडिटर और डेबिटर का बेसिक क्लियर नहीं है तो एक लिंक पॉपअप हो रहा होगा, या आप क्लास 11 की पूरी अकाउंटिंग सीरीज में जाएं और फिर अपने बेसिक टर्म्स क्लियर करें, क्योंकि ये टर्म्स सब मैं यहाँ नहीं समझाऊंगी, बहुत टाइम लगता है इन टर्म्स को समझाने में, इनके लिए सेपरेट वीडियोस बनाई हुई हैं, जस्ट गो एंड वॉच देम। ठीक है, तो अगर राम को रोहन को पैसे देने थे तो मतलब ये इसका क्रेडिटर था ना, अब इसे पैसे दे के नक्की कर रहा है, और रोहन के पास तो पैसे जा रहे हैं ना, तो रोहन इज द रिसीवर, और रिसीवर को क्या करोगे आप? डेबिट। तो रोहन के अकाउंट को क्या करूं मैं, डेबिट या क्रेडिट? ऑब्वियसली डेबिट। क्यों? क्योंकि रोहन तो रिसीवर है ना, तो रोहन अकाउंट डेबिट, डेबिट को हम ऐसे सिग्निफाई करते हैं, और कैश जा रहा है, कैश इज अ रियल अकाउंट, कैश इज गोइंग आउट, and here credit what goes out, what is going out? cash। तो क्रेडिट क्या करेंगे? कैश, तो टू कैश। कितना? 10,000 रुपए। ठीक है, सिर्फ समझे, लिखे नहीं, अभी टाइम दूंगी। तो डेबिट आपने एक्सप्लिसिटली लिख दिया, डीआर, ये हम पहले भी कर चुके हैं। और जो क्रेडिट होता है इस टू की फॉर्मेट में आप क्रेडिट को डिनोट कर रहे हैं। क्रेडिट हम लोग ऐसे नहीं लिखते क्रेडिट कैश अकाउंट, नो, टू कैश अकाउंट। जो टू होता है अपने आप में क्रेडिट को सिंबलाइज कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री, परचेज फर्नीचर फॉर कैश। नाउ फर्नीचर क्या पर्सनल अकाउंट है? नो। क्या फर्नीचर का कोई नाम है? राम फर्नीचर, श्याम फर्नीचर? नो, फर्नीचर फर्नीचर होता है। इंस्टीट्यूशन, कंपनी, फर्म? नो। क्या ये कोई खर्चा है? खर्चा मतलब कि आप इसको रोज जाकर के दुकान में फर्नीचर खरीदोगे? नहीं। हमने जब अकाउंटिंग इक्वेशन की थी, बैलेंस शीट बनाई थी, हमने देखा था कि ये हमारी नॉन करंट एसेट है, यानी कि एक बार फर्नीचर खरीद लिया तो 2-4-5 साल चलाएंगे ना, तो एक्सपेंस भी नहीं है, इनकम भी नहीं है, लॉस भी नहीं है, प्रॉफिट भी नहीं है, गेन भी नहीं है, कौन बचा? फर्नीचर अकाउंट जो है, जितनी भी हमारी कंपनी की नॉन करंट एसेट्स होती हैं वो सब आपकी रियल अकाउंट में ही आते हैं, चाहे वो फर्नीचर फिक्चर्स हो, चाहे वो प्लांट एंड मशीनरी हो, चाहे वो लैंड एंड बिल्डिंग हो। तो फर्नीचर तो क्या हो गया भाई? रियल अकाउंट हो गया। कैश का लॉजिक हम इसमें देख चुके हैं कि दैट इज ऑल्सो रियल अकाउंट। सो डेबिट व्हाट कम्स इन, व्हाट इज कमिंग इन? फर्नीचर इज बीइंग परचेज्ड, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट, for cash 10,000, credit what goes out, what is going out? Cash, to do cash. From how much amount? 10,000. Now next entry, paid salary rupees 10,000। अब पेड है तो ऑब्वियसली ये कैश में पेमेंट हुई है। ठीक है, नाउ सैलरी इज एन एक्सपेंस, क्यों? हम पहले देख चुके हैं, क्योंकि आप रेकरिंग इन नेचर है, तो अब एक्सपेंस सैलरी है, तो डेबिट द ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंसेस। नाउ दिस इज एन एक्सपेंस, तो क्या चीज डेबिट होगी? सैलरी। पेड कैश के फॉर्मेट में, कैश रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट में क्रेडिट, व्हाट गोज आउट यानी कि टू कैश। This is 10,000.
तो ये हमारा बेसिक था जो हम अब खत्म कर रहे हैं। इस वीडियो में हमने समझा कि डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है, हमने देखा हमारे क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स क्या होते हैं, पर्सनल अकाउंट होता है, रियल अकाउंट होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है। हमने 3 गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग देखे कि डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट द लॉसेस एंड एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट द इनकम्स एंड गेन्स। और इन्हीं रूल्स को इस्तेमाल करते हुए हमने जर्नल एंट्रीज भी पास की। ये है मेन, ये आपको आना चाहिए। और एक कब आएगा, जब आपको यहाँ का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। आने वाले लेक्चर्स में, अभी इसके बाद जो मैं वीडियो बनाऊंगी इसमें मैं आपसे एक एक्सरसाइज कराऊंगी जिसमें हम 25-30 टर्म्स निकालेंगे कि कौन सी पर्सनल अकाउंट होनी चाहिए, कौन सी रियल अकाउंट होनी चाहिए, कौन सी नॉमिनल अकाउंट के अंदर आनी चाहिए।